बेसिक ऑफ एविएशन मैनेजमेंट। आप एविएशन फील्ड के किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो डिपार्टमेंट एविएशन मैनेजमेंट के अंडर में आता है। इसलिए एविएशन फील्ड के सभी डिपार्टमेंट के लोगों को एविएशन मैनेजमेंट की बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आप एविएशन फील्ड से नहीं हैं तो आपको भी एविएशन फील्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिक ऑफ एविएशन मैनेजमेंट यह एक सीरीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सीरीज में टोटल 17 वीडियो मिलेगा। एविएशन मैनेजमेंट की बेसिक जानकारी समझने के लिए इस सीरीज को तैयार किया गया है। इस सीरीज को पूरा देखने के बाद एविएशन मैनेजमेंट की आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी। इस सीरीज का यह पार्ट 1 है। एविएशन मैनेजमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। एविएशन इंडस्ट्री एक बिजनेस फील्ड है जो हवाई जहाज़ों और एयरपोर्ट का निर्माण करता है और साथ ही साथ उनका रख रखाव और संचालन भी करता है। जब एविएशन की बात आती है तो इसके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, जैसे एयरपोर्ट के साथ साथ एयरक्राफ्ट के गतिविधियों को ध्यान में रखना, एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ से पहले की गतिविधियों को और फ्लाइट के दौरान की गतिविधियों और एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के बाद गतिविधियों को देख रेख करना अति आवश्यक होता है। व्हाट इज एविएशन? अब बात करते हैं एविएशन क्या है और एविएशन टर्म कहाँ से आया। एविएशन शब्द 1863 में गुलैम जोसेफ्स गैब्रियल डेला लाल्डेन नामक एक फ्रांसीसी पायनियर द्वारा एविएशन नाम को दिया गया था। यह लैटिन शब्द एविस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पंछी होता है। एविएशन हवाई जहाज उड़ने से संबंधित सभी गतिविधियों को संदर्भित करता है। व्हाट इज एविएशन मैनेजमेंट? अब बात आती है एविएशन मैनेजमेंट क्या होती है। एविएशन मैनेजमेंट में दिन प्रतिदिन एयरपोर्ट या एयरलाइंस को संचालन किया जा रहा है। एयरलाइंस, एयरपोर्ट या एविएशन या एरोस्पेस इंडस्ट्री से संबंधित अन्य बिजनेस के कामकाज, इन सभी को मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। एविएशन हिस्ट्री। एक नज़र एविएशन हिस्ट्री पर भी डालते हैं। एविएशन की जर्नी हॉट एयर बलून और पतंग से हुआ था और पतंग उड़ाने का मूल विचार चीन से आया था। मानव निर्मित वस्तुओं को हवा में ऊंचा उड़ाने का यह प्रथम प्रयास था। चीन के लोगों ने 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के समय में संदेश भेजने के लिए, दूरियों को मापन के लिए और हवाओं का परीक्षण करने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने 3वीं शताब्दी से पहले हॉट एयर बलून का निर्माण कर लिए थे। इसका इस्तेमाल दुश्मनों को डराने के लिए किया करते थे। बाद में पुनर्जागरण काल के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने पंछियों के उड़ने का सिद्धांतों का अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि किसी ऑब्जेक्ट और हवा के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी ऑब्जेक्ट के रास्ते में जितना रुकावट हवा प्रदान करता है, उतना ही रुकावट ऑब्जेक्ट भी प्रदान करेगा। 17वीं शताब्दी के दौरान विशेषज्ञों ने तांबे का प्रयोग करके एक निर्वात एयरशिप बनाया और उस एयरशिप उड़ाने की कोशिश किए, क्योंकि वे उस समय जानते थे कि केवल हवा से हल्की वस्तुएं ही हवा में उड़ सकती है। 18वीं शताब्दी में उन्होंने फ्रांस में बलून का उपयोग करके सफलतापूर्वक 5 उड़ानों को संचालित किया। समय गुजरता रहा, समय के साथ साथ एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते गए। फिर आया आधुनिक हवाई जहाज का दौर। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया भर के एक्सपर्ट ने लगातार प्रयोग किए और बेहतर उड़ने वाली मशीन बना लिए थे। ये मशीनें हवा से भारी थे। ये मशीन एरोडायनेमिक्स के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्हीं में से सबसे उल्लेखनीय नाम राइट ब्रदर्स का आता है। एक का नाम ऑरविल और दूसरे का नाम विल्वर था। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन एंड फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के अनुसार राइट ब्रदर्स ने एक सफल एयरक्राफ्ट बनाया था जिसको कंट्रोल किया जा सकता था। इस एयरक्राफ्ट में 12 HP का एक डीजल इंजन लगाया था। यह एयरक्राफ्ट हवा से भारी था, जो कि 17वीं शताब्दी के दौरान विशेषज्ञों का कहना था कि हवा से भारी वस्तुएं हवा में नहीं रह सकती। अब फाइनली बात आई इसकी टेस्टिंग की। 17 दिसंबर 1903 को ऑरविल ठीक 10:35 पर सुबह अपने बनाए एयरक्राफ्ट में सवार हुए। उन्होंने 12 सेकेंड तक उसे उड़ाया और 120 फीट की दूरी तय की। फिर उसी दिन चौथी टेस्ट फ्लाइट में विल्वर ने 65 सेकेंड तक
उड़ाया और उन्होंने 852 फीट की दूरी तय की। उन्होंने हवाई जहाज़ के निर्माण में फ्लूइड डायनेमिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया था। हवाई जहाज़ का वजन बार बार कम किया ताकि ग्रेविटी इसे नीचे खींच न ले जाए। उन्होंने इसके उड़ने का दिशा सही और संतुलित करने के लिए 3 एक्सिस कंट्रोल थियरी का प्रयोग किया और अंत में सफल रहे। राइट बंधुओं ने अपने प्रयोग जारी रखे और 22 नवंबर 1909 को राइट कंपनी की स्थापना की। मेजर रेगुलेटिंग बॉडीज इन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। सिविल एविएशन में रूल रेगुलेशन पॉलिसी को बनाने और उसको सुचारू रूप से उसका संचालन करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। साथ ही साथ एयरपोर्ट के सुविधाओं का और एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं की पैसेंजर और उनके सामान का देख रेख करता है। सिविल एविएशन के लिए एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है और शॉर्ट में इसको DGCA कहा जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। जो एयरप्लेन क्रैश हो जाता है या जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स होता है DGCA उसकी जांच करता है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जाइंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसको शॉर्ट में HAL कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। एक सरकारी स्वामित्व वाला कॉरपोरेशन इंडियन जाइंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा शासित है। यह कंपनी एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर और असेंबल करता है और यह एयरपोर्ट के संचालन को भी नियंत्रित करता है। HAL कई इंटरनेशनल एरोस्पेस एजेंसी जैसे एयरबस, बोइंग, सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन, इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, RSK मिग, रॉयल्स रोइंस, डसाल्ट एविएशन, इंडियन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में ISRO कहा जाता है, इन सभी एजेंसियों के सहयोग से काम करता है। अब अगला वीडियो है एविएशन मैनेजमेंट की पार्ट 2 जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एविएशन। इस वीडियो में जानेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे फ्यूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम और भी टॉपिक के बारे में। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।